STS ऑनलाइन में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं गौरव त्रिपाठी आपकी सेवा में एक बार पुनः उपस्थित हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हम बात कर रहे थे और 2 अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं। पहले अध्याय में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की एक फ़ौजी जानकारी प्राप्त करी, एक सतही जानकारी, जिसमें मैंने पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के बारे में बताया, काल के विषय में बताया। फिर सिंधु घाटी के कुछ पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी छोरों के बारे में बताया। इससे पिछला जो वीडियो आया था सिंधु घाटी सभ्यता भाग 2, उसमें मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों के बारे में बताया। ये जो आप स्थल लिखा देख रहे हैं, इन सभी स्थलों के बारे में मैंने प्रकाश डाला था कि कौन सा स्थल भारत के, पाकिस्तान के या अफ़गानिस्तान के किस हिस्से में पड़ता है, किस भाग में आता है। तो 2 वीडियो हम पूरे कर चुके हैं। आज हम तीसरे वीडियो की तरफ हैं। इस तीसरे वीडियो में, इस तीसरे भाग में हम उन चीज़ों को कवर करेंगे जिनसे सबसे अधिक प्रश्न आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न मुख्यतः 3-4 प्रकार से आते हैं। पहला ये आता है कि सिंधु घाटी का कौन सा स्थल किस स्थान पर है, अर्थात किस राज्य में है या किस देश में है। दूसरा इस प्रकार का प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल किस नदी के किनारे है। तीसरा इस तरह का प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के किसी स्थल की खोज किसने की, यानी खोजकर्ता उनका कौन सा है, कब खोज की गई। और चौथा जो सबसे प्रमुख प्रश्न आता है, जिसके आने की संभावनाएं, प्रायिकताएं सबसे अधिक होती हैं, सबसे अधिक तरीके से जो पूछा जाने वाला प्रश्न है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग स्थल जो पाए गए हैं, उन स्थलों से मिला क्या क्या है, यानी क्या क्या चीज़ें खोजी गई हैं। तो आज हम उसी सब पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा भाग है। एक लेक्चर इसके बाद और आएगा और उसमें जो चीज़ें छूट जाएंगी इन तीनों लेक्चर से, उनको कवर किया जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने इस महासंग्राम को। सिंधु घाटी सभ्यता का 3rd लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के उन सभी स्थलों में पाई गई वस्तुओं के बारे में, चीज़ों के बारे में, जो परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं, बहुत पूछी जाती हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहला स्थल हड़प्पा लिखा हुआ है। हड़प्पा वही स्थल है जो मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, रावी नदी के तट पर है। मैंने आपको ये भी बताया था कि रावी नदी के कौन से तट पर है, दाएं नहीं बाएं तट पर है। मैप के द्वारा बताया था मैंने आपको, पुनः एक बार रिमाइंडर करा रहा हूँ। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, बाएं तट पर है, बायां तट, बाएं तट पे है। दयाराम साहनी जी ने इनकी खोज की थी और ये तो हम इतना तो डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या मिला है हमको, जो सबसे प्रमुख चीज़ इस हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा स्थल से मिली है, वो एक कब्रिस्तान मिला है, R37। R37 कब्रिस्तान एक है जिसमें शवों को दफनाया जाता था। वो कुछ शवों को दफनाने के स्थान मिले हैं, कुछ शवों को जलाने के स्थान मिले हैं। जैसे एक स्थान है हड़प्पा, वहाँ पे शवों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं R37 में। एक स्थान है मोहनजोदड़ो, जो हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, जो सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल है, वहाँ पे शवों को जलाने के स्थान मिले हैं। आगे आपको विस्तार से लिखा देंगे ये सब। तो हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर है, दयाराम साहनी जी द्वारा इसको सबसे पहले 1921 में खोजा गया था। R37 कब्रिस्तान मिला है, एक अन्नागार मिला है और कांसे का दर्पण यानी कांस का दर्पण मिला है। ये 3 प्रमुख चीज़ें हड़प्पा से मिली हैं। याद क्या क्या रखना है आपको, हड़प्पा, दयाराम साहनी, रावी नदी, वो भी रावी नदी का बायां तट, अन्नागार मिला है, मुख्य रूप से R37 कब्रिस्तान मिला है, R37 दफनाने का स्थान मिला है, तो कांस का दर्पण मिला है। इसको बिल्कुल भी ना भूलें, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। मोहनजोदड़ो और चंदूहड़ो के बारे में हमने पढ़ा था। मोहनजोदड़ो भी सिंध नदी के तट पर है, चंदूहड़ो भी सिंध नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो दोनों ही सिंध नदी के तट पे हैं, किंतु एक दाएं तट पर है और एक बाएं तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के दाएं तट पर है और चंदूहड़ो सिंध नदी के बाएं तट पर है। सिंध नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो है। राखलदास ने इसकी खोज की थी हड़प्पा के ठीक 1 साल बाद, यानी कि 1922 में। 1921 में राखलदास, 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई और ठीक 1 साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई राखलदास जी के द्वारा।
पाया क्या क्या गया यहाँ से। सबसे अधिक प्रश्न अगर किसी एक स्थान से पूछे जाते हैं, अगर किसी एक स्थल से, अगर हड़प्पा सभ्यता के किसी एक स्थल से सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, तो वो है मोहनजोदड़ो। क्या क्या पाया गया है यहाँ से? एक विशाल स्नानागार पाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही आपको बिल्कुल घोट के पी लेना है। स्नान करने का एक स्थान पाया गया है, एक बहुत बड़ा सीढ़ी नुमा, सीढ़ियों से उतर के नीचे जाते थे, स्नान करते थे। एक बहुत रमणीक स्थल, गूगल में सर्च मारिएगा विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो, फिर उसकी खूबसूरती को निहारिएगा। एक विशाल स्नानागार पाया गया है, एक विशाल अन्नागार पाया गया है। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि शवों को जलाने की परंपरा मोहनजोदड़ो से मिली, मतलब मोहनजोदड़ो में इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं जहां शवों को जलाया जाता था और दफनाया जाता था R37 में, हड़प्पा में। तो स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, कांस्य की मूर्ति मिली है, कांस्य का दर्पण हड़प्पा से मिला है, कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। एक बहुत प्रमुख चीज मिली है जो बहुत पूछी जाती है, कुबड़दार बैल, कुबड़ वाला बैल, एक ऐसा बैल जिसके कुबड़ निकला हुआ है वो मिला है, उसकी मूर्ति मिली है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको बहुत अच्छे से याद रखें। पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, एक पुजारी की मूर्ति मिली है, पुरोहित की। तो मुख्य जो चीजें आपको याद रखनी है, कुबड़दार बैल न भूलें, विशाल स्नानागार न भूलें, कांस्य की मूर्ति न भूलें, और पशुपति शिव की मूर्ति। ये बिल्कुल आपको घोट के चटनी की तरह पी जाना है। बहुत प्रश्न पूछा गया है इससे। ये पूरा आप एक तरीके से आउट पेपर देख रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ मिलना ही है इससे आपको। चंदूहड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी दायां तट, चंदूहड़ो सिंधु नदी बायां तट, दायां तट मोहनजोदड़ो, बायां तट चंदूहड़ो। खूब रटा रटा के मैंने आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर में। ये सिंधु नदी के बाएं तट पे है मजूमदार और मैके, ये वही मैके हैं, अर्नेस्ट मैके, पढ़ाया था मैंने इनके बारे में। अर्नेस्ट मैके और मजूमदार ने 1931 में इनकी खोज की थी। चंदूहड़ो की क्या क्या पाया गया है? जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पाई गई है, ईंट पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान पाए गए हैं। ये बहुत पूछा गया है, बहुत अच्छे से इसे याद रखें। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान, बिल्ली आगे, बिल्ली भाग रही है, पीछे कुत्ता पीछा कर रहा है, उसके पंजे के निशान पाए गए हैं यहाँ से। और श्रृंगार प्रसाधन भी पाए गए हैं, जैसे कंगा, सीसा, तेल, ये सब पाउडर, इसके प्रमाण पाए गए हैं वहाँ, इसके प्रमाण पाए गए हैं चंदूहड़ो से। तो चंदूहड़ो हो गया। आगे आते हैं कालीबंगा। अच्छा हाँ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। पिछले लेक्चर में मैं आपको राजस्थान के और महाराष्ट्र के स्थल नहीं बता पाया था, किसी कारणवश मेरी दृष्टि नहीं गई उस पर और मैं भूल गया बताना। तो महाराष्ट्र से एक ही प्रमुख स्थल है, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था कि जो सबसे दक्षिणी, ऊपर उत्तर में मांदा और सी सबसे दक्षिण में जो स्थल प्राप्त हुआ है अभी तक, पाया गया है हड़प्पा सभ्यता का, दायमाबाद। वो कौन सा स्थल है? दायमाबाद। तो वो एक स्थल दायमाबाद है। और राजस्थान की बात करें तो ये जो कालीबंगा आप देख रहे हैं, ये कालीबंगा राजस्थान में पाया गया है। कालीबंगा, काली चूड़ियाँ, कालीबंगा काली चूड़ियाँ। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बहुत पूछा गया है कि कांच की चूड़ियाँ कहाँ पाई गई हैं? कालीबंगा में पाई गई हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट है, रटा दूंगा मैं हालांकि आपको लेक्चर के अंत तक। एक स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, एक स्थल से एक ही खेत में दो प्रकार की फसलों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो बहुत अच्छे से याद रखना है, जरा सा भी घिचपिच हुआ नहीं कि प्रश्न गया नहीं। जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। और एक ही फसल, एक ही साथ दो फसलों के प्रमाण भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये सब वो चीज़ें लिखी हैं जो एक एक चीज़, एक एक स्थान, एक एक हिस्सा 10-10, 20-20 बार पूछा गया है। कांच की चूड़ियाँ पाई गई हैं, याद करने का तरीका, कालीबंगा काली चूड़ियाँ मतलब कांच की चूड़ियाँ। तो जुते हुए खेत के प्रमाण पाए गए हैं, भूकंप के प्रमाण पाए गए हैं, अग्निकुंड के प्रमाण पाए गए हैं। अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 2-2, 3-3 जगह से पाई गई हैं।
जैसे अभी आप आगे एक स्थान पढ़ेंगे रंगपुर और एक स्थान पढ़ेंगे लोथल। रंगपुर भी गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है। एक जगह से चावल की भूसी पाई गई है, धान की भूसी पाई गई है, एक जगह से चावल के ही प्रमाण मिले हैं। तो ये सब आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, बार बार रिवाइज कर रहा है। जिस प्रकार मैंने आपको रंगपुर और लोथल का उदाहरण दिया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जुते हुए खेत के प्रमाण और एक साथ दो फसलों के प्रमाण, ये दोनों कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है और अग्निकुंड लोथल से भी प्राप्त हुआ है, आगे पढ़ेंगे आप। तो अग्निकुंड प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, एक साथ दो फसलों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, और जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। आइए राखीगढ़ पे। राखीगढ़ के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो भूलना नहीं है, बहुत पूछा गई है ये एक चीज़। पिछले लेक्चर में भी बताया था मैंने आपको कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल, सबसे बड़ी जगह, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, लेकिन ये भारत में नहीं है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़। घुसड़ लें यहाँ पे बिल्कुल। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, जो कि भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और भारत में पाया जाने वाला, मतलब भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ है। बहुत बार पूछा गया है, इसको अच्छे से नोट डाउन करें और अच्छे से लर्न करें। सूरज भान जी द्वारा, देखिए मैं बीच में आपको मजूमदार और मैके के बाद इनको बताना भूल गया, अमलानंद घोष जी द्वारा कालीबंगा की खोज की गई थी। सूरज भान जी द्वारा राखीगढ़ की खोज की गई थी। याद करने का तरीका ऐसे है, नदियां आप जरूर याद करें। जैसे प्रमुख तो नदियां आपको याद हो गई हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने आपको बताई थी। सिंधु नदी के तट पे दो स्थान हैं, मोहनजोदड़ो है और चंदूहड़ो है। रावी नदी के तट पे एक स्थान है, हड़प्पा है। और आपको नदियों से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रेंड इस कदर चेंज हो गया है कि अब सीधे नदियों से क्वेश्चन पूछता है। अब वो आपको 4-5 स्थलों के नाम दे देगा और इधर 4-5 नदियां दे देगा और कहेगा मिलाओ, इन नदियों को मिलाइए स्थलों से। तो याद रखिए, चंदूहड़ो और मोहनजोदड़ो दोनों सिंधु नदी के तट पे हैं, एक बाएं तट पे है और एक दाएं तट पे है। ठीक उसी प्रकार कालीबंगा और राखीगढ़ दोनों ही घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ हरियाणा में है। राखीगढ़ के 3 स्थल मैंने आपको पढ़ाए थे, पिछले लेक्चर को जाके देखिए, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। राखीगढ़, बनावली, भगवानपुरा। राखीगढ़, बनावली, भगवानपुरा। राखीगढ़ मेन है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। बनावली के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट है, बताऊंगा आगे। तो राखीगढ़ घग्गर नदी के किनारे है, सूरज भान जी ने इसकी खोज की थी। सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है कि भारत पे खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखीगढ़ है। आइए लोथल पे, इसको खूब अच्छे से चटनी पुदीना के साथ पीना है आपको। एक लोथल को पीना है, एक धौलावीरा को पीना है, बहुत अच्छे से। लोथल सबसे पहली चीज जो याद रखनी है, बहुत पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पत्तन, गोदीबाड़ा, बंदरगाह कहाँ पाया गया है? तो भैया वो पाया गया है लोथल में। कहाँ पाया गया है? लोथल में। बंदरगाह कहाँ पाया गया है? लोथल में। पत्तन लोथल में। तो लोथल में सबसे पहली चीज पाई गई है बंदरगाह। बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं लोथल में। चावल, जैसा मैंने आपको बताया था, रंगपुर में भी चावल मिला है, वहां भूसी मिली है। आगे आप पढ़ेंगे, चावल की भूसी यानी धान की भूसी मिली है और चावल के प्रमाण मिले हैं लोथल से। तो ऐसे कॉम्बिनेशन से आप पढ़ें। जैसे अग्निकुंड 2 जगह मिला है तो दोनों नामों को एक साथ याद रखें। चावल की भूसी 2 जगह मिली है, दोनों नामों को एक साथ याद रखें। जैसे कोई नदी है, घग्गर नदी है, 2 स्थल मिले हैं उसके तट पे, कालीबंगा मिला है, राखीगढ़ मिला है, एक साथ याद रखें। सिंधु नदी के तट पे 2 स्थल हैं, एक साथ याद रखें। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन के साथ याद करें। चावल के प्रमाण मिले हैं, युगल समाधान मिले हैं, युगल समाधियां मिली हैं, युगल समाधियां, युगल समाधान मिले हैं, यानी एक ही कब्र में 2 लोगों को दफनाया गया है। एक ही कब्र में 2 लोगों को दफनाया गया। देखिए, शवाधान या अंतिम संस्कार के विषय में आपको 4 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं, बहुत अच्छे से। सबसे पहले, किस स्थल से
शवों को जलाने के प्रमाण मिले हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया शवों को जलाने के प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिले हैं। किस स्थल से शवों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं? जैसे ही दफनाने का शब्द आए एकदम आपका ध्यान कब्रिस्तान की तरफ जाए, और कब्रिस्तान का मतलब R37, कब्रिस्तान का मतलब R37। तो दफनाने के प्रमाण मिले हैं R37 से, यानी कि हड़प्पा से। जलाने के प्रमाण मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ये तो 2 प्रमाण हो गए। युगल समाधान, युगल समाधान, समाधान का मतलब समाधि, युगल का मतलब 2, यानी एक ही कब्र में 2 लोगों के शवाधान के प्रमाण मिले हैं लोथल से। इसे याद रखें। तीसरा, लोथल से एक ही कब्र में 2 शवों को पाया गया है, एक ही कब्र में 2 लोगों के कंकाल या अवशेष पाए गए हैं लोथल से। और कलश शवाधान पाया गया है, कलश में समाधि पाई गई है, कलश में शवाधान पाया गया है। एक गुजरात में स्थल है, मैंने आपको बताया था सुतकोटदा, सुतकोटदा पढ़ेंगे आप आगे। तो ये 4 आपको शवाधान अच्छे से याद रखने हैं, नोट कर लें। जो इसमें नहीं है और मेरे मुंह से निकल रहा है, ऐसा बहुत कुछ है जो इसमें नहीं है और मेरे मुंह से निकलेगा, तो वो एक एक चीज आप नोट करें। रंगनाथ जी ने इसकी खोज की थी, भोगवा नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। रंगनाथ जी ने इसकी खोज की थी, हाथी के दांत मिले थे, अग्निकुंड मिला था। अग्निकुंड 2 जगह से मिला है, एक कालीबंगा से मिला है और एक लोथल से मिला है, ऐसे कॉम्बिनेशन से पढ़ें। अग्निकुंड मिला है, चावल मिला है। युगल समाधान बहुत अच्छे से याद रखें, गोदीवाड़ा बिल्कुल भूलें ही ना। गोदीवाड़ा, युगल समाधान, चावल के अवशेष मिले हैं। अग्निकुंड ऐसे याद रखें कि अग्निकुंड यहाँ भी मिला है और कालीबंगा में भी मिला है। तो आपके हो गए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रदूहड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ और लोथल। अब आते हैं बनावली में। बनावली भी आपका हरियाणा में है। हरियाणा में 3 स्थल हैं, एक राखीगढ़ है, एक बनावली है और एक भगवानपुरा है। तो राखीगढ़ सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी के किनारे 2 स्थल हैं। नदी से स्थल याद करिए, पहला बनावली, दूसरा सुतकोटदा। सुतकोटदा कौन सा? जहां पर कलश समाधान प्राप्त हुए हैं, कलश समाधि प्राप्त हुई है। तो ऐसे जब आप चीज़ों को पिरो के याद करेंगे, देखिए सीधे सीधे याद करेंगे तो याद करेंगे और भूल जाएंगे, और जब थोड़ा सा ड्रामा बना के आप याद करेंगे, थोड़ी सी कहानी बना के याद करेंगे, तो जो याद करेंगे उसमें समय जरूर लग सकता है लेकिन जल्दी भूलेंगे नहीं उसको। तो थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा ट्रिक बनाएं और फिर याद करें। तो बनावली सरस्वती नदी के किनारे है। RS विस्ट ने इनकी खोज की थी और मिट्टी का हल यहाँ से प्राप्त हुआ है। रंगपुर गुजरात में है, इसकी सुख भादर नदी के किनारे है। SR राव ने खोज की थी। और चावल के धान की भूसी, चावल की खोज कहाँ से हुई है? चावल कहाँ पाया गया है? लोथल में। और चावल के धान की भूसी रंगपुर में। लोथल और रंगपुर दोनों ही गुजरात में है। सुतकोटदा भी गुजरात में है, सरस्वती नदी के तट पे है। बनावली भी सरस्वती नदी के तट पे है और सुतकोटदा भी सरस्वती नदी के तट पे है। JP जोशी, ये जरूर याद रखें, ये जो पोर्शन है ना नदी वाला तो आप आसानी से याद कर लेंगे, लेकिन ये खोजकर्ता भी अच्छे से याद रखें। मैं भी देख रहा था कुछ दिन पहले कि अब ट्रेंड इस हद तक बदल दिया है कि पहले नदी ही पूछते थे, अब खोजकर्ता भी पूछने लगे हैं। अच्छा, दयाराम साहनी, राखल दास या रंगनाथ या मजूमदार, ये 2-3 तो लड़का पढ़ के चला जाता है, लेकिन क्रिटिकल नाम अब वो पूछने लगे हैं, अंदर घुस के पूछ देते हैं। आपसे पूछेंगे रोपड़ की खोज किसने की थी? अब आपको अगर अच्छे से नहीं रटा हुआ कि यज्ञदत्त शर्मा ने की थी तो गया सवाल आपका। तो अच्छे से याद करके जाएं। यज्ञदत्त शर्मा जी ने रोपड़ खोज की थी। रोपड़ पंजाब में, और पंजाब से कौन सी नदी निकलती है? सतलज। पंजाब से कौन सी नदी निकलती है? सतलज। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। सिंधु कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। ये सब किस में पढ़ेंगे? भूगोल में। जब पढ़ेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। रोपड़ में सतलज नदी है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसकी खोज की थी, कुल्हाड़ी पाई गई है। सुतकोटदा के विषय में मैंने आपको बताया कि कलश समाधान मिला है, घोड़े की हड्डियां भी मिली हैं, यह भी याद रखें। कलश समाधान तो बिल्कुल भी ना भूलें, और घोड़े की हड्डियां भी मिली हैं। तो ये एक आइडिया है हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का। एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, दयाराम साहनी ने खोज की है। R37 बिल्कुल ना भूलें, R37 कब्रिस्तान मिला है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। राखल दास जी ने इसकी खोज की है। क्या क्या मिला है?
विशाल अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, शिव जी की मूर्ति मिली है, पुरोहित की मूर्ति मिली है, कुबड़दार बैल मिला है। ये सब चीज़ें आपकी मिली हैं मोहनजोदड़ो से। बिल्कुल अच्छे से इसको कंठस्थ करें। चंदूहड़ो जो सिंधु नदी में ही है लेकिन बाएं तट पे है। मेरे बार बार एक ही चीज़ के बार बार बताने का मकसद है कि आप यहीं से याद कर लें, यहीं से वो समझ विकसित हो जाए आपकी कि बार बार ना पढ़ना पड़े। पढ़ने का मतलब ही ये है कि आप एक बार पढ़िए, बार बार नहीं, और कुछ घर बनाइए दिमाग में विषय वस्तु की। चंदूहड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर है। मजूमदार और मैके ने, अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की थी। श्रृंगार प्रसाधन यानी वही सब प्रसाधन जो महिलाएं प्रयोग करती हैं वो मिले, और ईंट पर बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पंजे का निशान भी चंदूहड़ो से मिला है। कालीबंगा, काली चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। कालीबंगा, काली चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। तो कांच की चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से मिली हैं। कालीबंगा से कांच की चूड़ियाँ मिली हैं। और खेत याद रखिएगा, खेत, कालीबंगा से खेत याद रखिएगा। जुते हुए खेत के निशान, कालीबंगा। एक ही खेत में दो फसलों के निशान, कालीबंगा। बस जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से, और एक ही साथ एक ही खेत में दो फसलों के प्रमाण कालीबंगा से। भूकंप के प्रमाण भी पाए गए हैं कालीबंगा में। राखीगढ़ भारत का वह स्थान, वह सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित स्थान जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा स्थान। लोथल, गोदी, बाड़ा, पट्टनम, बंदरगाह, इसको घोट के पी जाइए। चावल के प्रमाण मिले हैं। युगल समाधान मिला है। युगल समाधान अभी ऐसे याद करा करिए जैसे आपने लोथल पढ़ा और युगल समाधान आ गया, तो आप युगल समाधान पर आंख बंद करिए और एकदम रिकॉल करिए कि युगल समाधान लोथल से मिला है, कलश समाधान सुतकोटदा से मिला है। ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए। इसको कहते हैं क्विक लर्निंग। लोथल जैसे आपने पढ़ा, लोथल युगल समाधान, सुतकोटदा से कलश समाधान मिला है। शवों को जलाने की परंपरा मोहनजोदड़ो से मिली है। शवों को दफनाने की परंपरा, शवों को दफनाने के प्रमाण हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा से क्यों मिले हैं? एकदम आपका दिमाग कहेगा क्योंकि वहाँ R37 था, क्योंकि वहाँ R37 दफनाने का स्थल था, क्योंकि वहाँ R37 स्थल था, इसलिए वहाँ से शवों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। तो ये बहुत रिवीजन हो गया। आप लोग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रिवीजन से पक भी जाते हैं, हालांकि पकना नहीं चाहिए। बनावली सरस्वती नदी के तट पे है। सुतकोटदा भी सरस्वती नदी के तट पर है। रोपड़ सतलज नदी के तट पे। आ जाते हैं अपने सबसे बेहतरीन चीज़ के ऊपर, जिससे सबसे ज़्यादा टॉपिक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बैंक और सबसे ज़्यादा ऑप्शनल क्वेश्चंस बनते हैं। धौलावीरा। धौलावीरा, अब धौलावीरा के बारे में दो प्रकार के प्रश्न हैं। पहला वो जो बहुत पूछे जाते हैं, और दूसरा वो जो अभी तक रेयर केस में पूछे गए हैं या फिर पूछे ही नहीं गए हैं। तो पहले वो बताता हूँ जो अभी तक धौलावीरा से संबंधित नहीं पूछे गए हैं या बहुत कम पूछे गए हैं, उसको बहुत अच्छे से घोट के पीजिए। सबसे पहली चीज़, धौलावीरा किस नदी के तट पर है? धौलावीरा किस नदी के तट पे है? तो धौलावीरा आप जानते हैं गुजरात में है, और धौलावीरा मनहर या मनसर नदी के तट पे है। या नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये दो अलग अलग नदियां हैं। मनहर और मनसर ये दो अलग अलग छोटी नदियां हैं, इनके तट पर धौलावीरा है। किसने खोज की? R.S. बिष्ट ने। R.S. बिष्ट ने एक और जगह की खोज की थी, ध्यान से देखिए। R.S. बिष्ट ने ही बनावली की खोज की थी, जो कि सरस्वती नदी के तट पर है। तो R.S. बिष्ट ने दो स्थानों की खोज की, बनावली की और धौलावीरा की। धौलावीरा जो मनहर नदी के तट पर है या मनसर नदी के तट पे है। कुछ चीज़ें जो बहुत पूछी गई हैं इस टॉपिक से, इस पर्टिकुलर स्थान से, इस हड़प्पा सभ्यता के पर्टिकुलर स्थल से, वो ये है कि यहाँ पे जल निकासी के बहुत अच्छे संसाधन पाए गए हैं। बहुत अच्छे संसाधन से तात्पर्य है कि यहाँ पे लकड़ी की नालियाँ पाई गई हैं। लकड़ी की नालियाँ, जैसे कुछ चीज़ें यहाँ नहीं लिखी हैं, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि कुछ स्थलों से लुक से हट के कुछ पाया गया है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी स्थलों में जो मकान के मुख्य द्वार हैं वो रोड पे ना होके उसके अंदर पाए गए हैं, लेकिन लोथल में मेन रोड पे पाए गए हैं। ठीक इसी तरीके से सभी जगह नालियाँ भिन्न भिन्न धातुओं की
बनाई गई हैं, लेकिन लकड़ी की नालियाँ सिर्फ बनावली में धौलावीरा में पाई गई हैं। तो लकड़ी की नालियाँ पाई गई हैं पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में। लगभग प्रत्येक स्थान पे ऊपरी भाग और निचला भाग, यानी दुर्ग और निचला भाग में, यानी 2 भागों में पूरे स्थल को बांटा गया है, पूरे एरिया को, पूरी कॉलोनी को बांटा गया है, पूरे ज़िले को बांटा गया है। लेकिन सिर्फ धौलावीरा में नगरों को 3 भागों में विभाजित किया गया। तो ये बहुत हाईलाइटेड चीज़ें हैं, नगरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। लकड़ी की नालियाँ पाई गई हैं, 16 जलाशय पाए गए हैं और 10 बड़े अक्षरों के सूचना पट पाए गए हैं। ये बहुत अच्छे से याद रखें भैया, बहुत पूछा जाता है ये। तो धौलावीरा अच्छे से याद रखें। ये सारा चार्ट आप एज इट इज बनाएं। पहले के लेक्चर्स एक बार और देखें, क्योंकि जब तक आप दूसरा लेक्चर नहीं देखेंगे वो समझ विकसित नहीं होगी। दूसरे लेक्चर में मैंने प्रयास किया है कि मैं आपकी समझ विकसित कर सकूं इस हड़प्पा सभ्यता के विषय में, और तीसरे लेक्चर में वो सब कुछ परोस दिया है आपके सामने जहां से क्वेश्चन बनने की कोई भी प्रायिकता हो सकती है। तो 3 लेक्चर हो चुके हैं हमारे सिंधु घाटी सभ्यता पे। अब जो कुछ भी छूट रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ा बहुत, वो एक 10 या 15 मिनट का, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा का नहीं बनना चाहिए वीडियो। तो एक लेक्चर और आपके सामने आएगा और सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म हो जाएगी। खूब दबा के पढ़े रहिए, अच्छे से पढ़े रहिए, थकना मना है। और टाइम पास बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अगर आप टाइम पास करेंगे तो परीक्षा तो निकलनी नहीं है। और पढ़ते जाएंगे, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है पढ़ना, क्वेश्चन बैंक लगाना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे 2, 3, 4, 5 साल बाद आप अगर प्री निकाल लेते हैं, मेंस नहीं निकलता है, या मेंस निकाल लेते हैं तो पर्सनालिटी टेस्ट नहीं निकलता है, कुछ भी कहीं से भी नहीं निकलता है, तो 5-6 साल बाद आप इतना बोझिल हो जाते हैं और फिर खुद से पूछते हैं कि मैंने इन 4-5 साल क्या किया। अब वो उत्तर नहीं पा पाते हैं जो आपको पहले ही दिन पाना चाहिए, पहले ही दिन जानना चाहिए कि आपने समय बर्बाद नहीं किया। समय नहीं आपने बर्बाद किया, लेकिन समय का सदुपयोग नहीं किया, समय से आपने समय पर काम नहीं किया। तो कम पढ़िए, बहुत विधिवत पढ़िए। चलिए, धन्यवाद सभी को, राम राम। अच्छे से पढ़ाई करिए।